Start when recording has been started. So very good morning once again, everyone. Now today we are to start the next chapter, that is lesson number 17 towards independent India. In your previous term, you have already learned about revolt of 1857. Revolt of 1857 you have learned in your previous term. Although that revolt was failure, that revolt was not successful. Indians were not able to send the Britishers out of their country, but their impact was the impact of 1857 was that now the East India Company rule was over from India. पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी रूल कर रही थी और they were using India for the trade colony, मतलब उसको कॉलोनी की तरह यूज कर रहे थे. यहाँ से बहुत चीप रेट्स पे सामान खरीदते थे और लेटर ऑन उसको यूरोपियन मार्केट्स में बड़े हाई प्राइसेस पे बेच देते थे. दे वर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स, उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हो रहे थे. तो इस कारण से कंडीशन ऑफ इंडियंस वर गेटिंग वर्स एंड वर्स्ट. उनकी बहुत कंडीशन खराब से खराब होती गई. एंड ड्यूरिंग 1857 they got united and started so moment during 1857 all soldiers, farmers, weavers and even Indian rulers got united and they started a revolt against Britishers. What was the result of that revolt? रिवोल्ट का रिजल्ट ये आया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो इंडिया से ओवर हो गया. अब इंडियन रूल जो था डायरेक्टली क्वीन ऑफ इंग्लैंड के पास आ गया. नाउ क्वीन ऑफ इंग्लैंड स्टार्टेड गवर्निंग इंडिया. क्लियर? तो इस तरह से इंडियन जो कॉलोनी थी, इंडिया जो कॉलोनी थी, दैट केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. एंड इसका एक और बहुत अच्छा रिजल्ट आया कि इंडियंस के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई. व्हाट वाज दैट नेशनलिज्म? लेट्स डू द नेक्स्ट स्लाइड. rise of nationalism. What is nationalism? Nationalism मतलब इंडियंस के अंदर सेम नेशन की भावना आ गई, फीलिंग आ गई कि हम सिर्फ एक नेशन को बिलोंग करते हैं. आपको पता है मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि जो इंडिया था वो पहले स्मॉल किंगडम्स में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, प्रोविंसेस थे, छोटे छोटे जो कंट्रीज थी. छोटी कंट्री के ऊपर कोई महाराजा रूल कर रहा था, किसी पे कोई रूल कर रहा था. अब सारे मिलकर के एक हो चुके थे. अब उनके अंदर ये आ गई थी फीलिंग कि हम सब एक हैं, हम यूनाइटेड हैं. और मोर ओवर जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने सारी
कंट्री में एक ही रूल लगा रखा था, उनके लॉज, उनके कानून जो थे वो एक ही थे, तो इससे भी सारे इंडियंस को लगने लग गया, चाहे मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ या राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, हमारी कंट्री क्या है, एक ही है, वी ऑल आर यूनाइटेड। तो उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना आ गई। और इससे क्या इम्पैक्ट हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ कि जितने भी एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने लोगों को यूनाइट करना शुरू किया, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्लान किया ताकि सब लोगों को इकट्ठा किया जा सके, ताकि ब्रिटिशर्स जो है इस देश से बाहर निकल सके। उनको लगने लग गया कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने बाहर निकाल दिया, उसका रूल खत्म कर दिया, तो अब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी बाहर निकाल सकते हैं, उनका रूल भी ओवर कर सकते हैं। सो द इंडियन एजुकेटेड इंडियंस, जितने भी पढ़े लिखे इंडियंस थे, उनको रियलाइज हुआ, दे रियलाइज्ड द मोटिव ऑफ ब्रिटिशर्स। मोटिव होता है कि उनकी क्या इंटरेस्ट है, क्यों इंडिया के ऊपर वो राज करना चाहते हैं। अब सबको लगने लग गया था कि ये चीप रेट्स पे हमारा सामान लेकर के जा रहे हैं, वहां पे ह्यूज प्रॉफिट कमा रहे हैं, अपने यूरोपियन मार्केट्स में हाई प्राइसेस पे बेचते हैं। इंडियन जो थे एजुकेशन लेने के लिए दूसरी कंट्रीज में जाते थे, ब्रिटेन में जाते थे, साउथ अफ्रीका में जाते थे। तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि इंडियंस के साथ बहुत गलत बिहेव हो रहा है। ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि इंडियंस जो है वो पुअर रहे, बैकवर्ड रहे, और अपनी प्रोग्रेस के बारे में बिल्कुल ना सोचें। बस उनका मेन मोटिव यही था कि इंडियंस जो हैं सिर्फ ब्रिटिशर्स को सर्व करें। तो इस तरह से एजुकेटेड इंडियंस ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात सोची, जो कि इन सारे इंडियंस को बाइंड कर सके, सारे इंडियंस को जोड़ सके। तो इसके लिए उनको हेल्प करी एओ ह्यूम। एओ ह्यूम जो थे आईसीएस ऑफिसर थे, जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ही वाज अ ब्रिटिशर, क्लियर, he was the main leader who inspired the Indians. उसने इंडियंस को इंस्पायर किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जो कि लोगों को यूनाइट कर सके, लोगों की प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। सो इन दिस वे उसके कारण there was formation of Indian National Congress, INC इसकी शॉर्ट फॉर्म है, Indian National Congress. The Indian National Congress was formed in 1885 by A.O. Hume, and A.O. Hume was ICS officer in British government. Educated Indians realized that English wanted to keep India poor and backward. This realization united the Indians. उसने जब इसको महसूस किया तब इंडियंस जो थे इकट्ठे हो गए, और धीरे धीरे ये जो फीलिंग थी स्ट्रांग होती गई, और इस कारण से इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्जिस्टेंस में आई। 1885 में इसको स्टार्ट किया गया, और इसका फर्स्ट सेशन जो था वो बॉम्बे में हुआ, जिसको आजकल हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और इसमें 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया।
और इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज WC बैनर्जी। WC बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और इन जो भी लीडर्स थे, अर्ली लीडर्स जो थे कांग्रेस के, उनको मॉडरेट्स के नेम से जाना जाता है। क्लियर? द मॉडरेट्स वर द लीडर्स who believed in the methods of patience and wanted to settle issues peacefully. वो लीडर्स थे कांग्रेस के जो पीसफुली सारे डिस्प्यूट्स को सेटल। बेटे म्यूट योरसेल्फ। मॉडरेट्स जो थी वो बिलीव करते थे कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, आइदर थ्रू लेटर और विद द कन्वर्सेशन, तो गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, हमारी प्रॉब्लम्स को कंसिडरेट करेगी और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ट्राई करेगी। और ये कुछ उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दी, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे कई प्रॉब्लम्स को, कई इश्यूज को डिले करते जा रहे थे, लिंगर ऑन करते जा रहे थे। कोई बात नहीं, जैसे देखते हैं, करते हैं। तो इस तरह से जो काम होना चाहिए था टाइम पे वो नहीं हो रहा था। तो इस तरह से इश्यूज जो थे कई डिले होते गए। इंपॉर्टेंट लीडर्स जो थे, मॉडरेट्स जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनमें से थे, उनके नेम्स हैं दादा भाई नेहरू जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी। ये सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे और इनकी मेन डिमांड थी कि इंडियंस का लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडियंस को इम्प्रूव किया जाए। वो बहुत, उनकी हालत खराब हो गई थी। दे वांटेड टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ इंडियंस एंड दे आल्सो वांटेड टू बी एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट जॉब्स। और वो चाहते थे कि इंडियंस को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में सर्व करने की। अगर वो डिजर्विंग है, पढ़े लिखे हैं, डिजर्विंग है, उन कॉम्पिटिशन्स compete कर सकते हैं, तो दे शुड ऑल्सो बी गिवन चांस टू एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट सर्विसेज, ताकि उनको गवर्नमेंट की जॉब्स में गवर्नमेंट जॉब्स मिले और वो भी ब्रिटिशर्स को सर्व करे, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में ब्रिटिशर्स की हेल्प करे। सो इन दिस वे मॉडरेट्स जो थे बड़े पीसफुली अपनी प्रॉब्लम्स को ब्रिटिशर्स के सामने रखते थे और उनके फैसले का, उनके डिसीजन का इंतजार करते थे, वेट करते थे कि ठीक है, हमने लेटर डाली है, ब्रिटिशर्स विल कंसिडरेट आवर प्रॉब्लम्स एंड दे विल लेट अस नो अबाउट द आउटकम्स। तो इस तरह से वो धीरे धीरे बड़े पेशेंसली, पीसफुली सारे अपनी प्रॉब्लम्स जो थे ब्रिटिशर्स के सामने रखते थे। बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, कुछ लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस तरह के कामों से खुश नहीं थे। दे वांटेड क्विक रिजल्ट्स, उनको क्विक रिजल्ट्स चाहिए थे। उन्होंने देखा जब ब्रिटिशर्स बड़ी सिंपल सिंपल डिमांड्स को रिजेक्ट करते थे, तो बहुत सिंपल डिमांड्स को रिजेक्ट करते थे, तब उन्होंने सोचा कि दिस इज नॉट सेट, हमें इस चीज का अगेंस्ट कुछ काम करना चाहिए। तो एक न्यू लीडर, ग्रुप ऑफ न्यू लीडर्स वाज इमर्ज, जिसको रेडिकल्स कहने लगे। सॉरी,
radicals were the political leaders of Indian National Congress who adopted the method of passive resistance, boycott and स्वदेशी. इसका क्या मतलब है? पॉलिटिकल लीडर्स जो थे कांग्रेस के, वो बाइकआउट करने लग गए, स्ट्राइक्स करने लग गए और स्वदेशी को प्रमोट करने लगे. स्वदेशी क्या था? स्व मतलब होता है अपना, देशी मतलब देश का, अपने देश के प्रोडक्ट्स को यूज करने लग गए. क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन में, यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी. वो यहां से कॉटन खरीदते थे और यूरोपियन मार्केट्स में बेच देते थे. यूरोप से कपड़ा बन करके इंडिया में आता था तो इंडियंस उसको परचेज करते थे. तो इस तरह से हमारे वीवर्स भी जॉबलेस हो गए थे और उनकी कंडीशन और से और खराब होती गई. तब ऐसे लीडर्स ने सोचा कि हम लोग बायकॉट करेंगे, किसी भी ब्रिटिशर्स कंपनी का या ब्रिटिशर्स का काम नहीं करेंगे. स्ट्राइक करने शुरू कर दी और अपने देश के बने हुए सामान, अपने देश में जो पैदा हो रही थी चीजें, अपने देश का जो बना हुआ सामान था वही परचेज करेंगे. रेजिस्टेंस होता है रिफ्यूज कर देना. क्लियर? तो इस तरह से उन्होंने इन चीजों को रिफ्यूज करना शुरू कर दिया. और वो मॉडरेट्स बहुत पीसफुली सारे काम करते थे, लेकिन रेडिकल्स जो थे वो उनसे टोटली डिफरेंट थे और वो क्विक एक्शन चाहते थे कि जो भी हमने काम किया उसका जल्दी से एक्शन मिले. और वो अगर काम पूरा नहीं होता है तो वो स्ट्राइक्स करना चाहते थे, बाइकआउट कर देते थे. और इस तरह से रेडिकल्स जो थे मॉडरेट से टोटली डिफरेंट थे. रेडिकल्स के मेन लीडर्स जो थे वो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पॉल. इन तीनों के ग्रुप को लाल बाल पाल भी कहा जाता है. दे थ्री और कॉल्ड लाल बाल पाल. एंड बाल गंगाधर तिलक was a very famous and loving leader of the people. इसीलिए उनको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते हैं. लोकमान्य मतलब लोगों का फेवरेट, लोग जिसको बहुत पसंद करते हैं. एंड तिलक also gave the slogan स्वराज is my birthright and I shall have it. इसका मतलब है, स्वराज का मतलब है अपना राज. स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर के रहूंगा. तो इट मीन्स कि वो फेवर में थे कि अपनी कंट्री के की फ्रीडम के लिए वो लड़ेंगे. इसलिए उनको लोगों को यूनाइट करना था, लोगों को इकट्ठा करना था. सो इसके लिए बाल गंगाधर तिलक ने बहुत अच्छा वे आउट निकाला. ही स्टार्टेड celebrating festivals. गणपति पूजा was one of them. गणपति पूजा, शिवाजी फेस्टिवल, ये महाराष्ट्र को बिलोंग करते थे. तो he started गणपति पूजा एंड शिवाजी फेस्टिवल ओवर देयर, जिसमें सब लोग इकट्ठे होते थे और इकट्ठे होकर के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने लगे. और जब फेस्टिवल्स इकट्ठे होते हैं, बातें करते हैं एक दूसरे के साथ एंड उनके व्यूज, उनके ओपिनियंस और कई तरह की बातें समझ आती हैं लोगों को. तो इस तरह से धीरे धीरे नेशनलिज्म बढ़ता गया. एंड ही आल्सो स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर दैट इज कॉल्ड केसरी. केसरी नाम का न्यूज़पेपर भी उन्होंने स्टार्ट किया. सो इन दिस वे these leaders, radical leaders जो थे, they started a movement and made and had their efforts, and उन्होंने कई efforts किए जिससे कि इंडियंस जो थे यूनाइटेड हो सके. So today we will do up to this only. Now
if you have any doubt, you can ask me. Ma'am.